अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज के टॉपिक आपसे शेयर करूंगा। पाकिस्तानी अफवाज हमास को गैर मुसल्लह करने में मदद नहीं देंगी। डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार साहब ने गजा अमन फोर्स में शामिल होने का अंदिया दे दिया। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या पाकिस्तान की अफवाज गजा अमन फोर्स में शामिल होकर इसराइल के शाना बशाना काम करेंगी। इसके अलावा इमरान खान की मुलाकात उनकी बहन से उज़मा खान से आज करवा दी गई है। उज़मा खान के मुताबिक उनको और उनकी मिसेस को कैद तन्हाई में रखकर ज़हनी अजियत दी जा रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो पैगाम इमरान खान ने सुहेल अफरीदी के लिए दिया है, ये मैं उनसे मिलकर ही उनको बताऊंगी। इसके अलावा दफ़ा 144 का नफाज किया गया था कल रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट व अडयाला जेल के बाहर बहुत बड़ी तादाद में एहतजाज हुआ और जिसके बाद मुलाकात करवाई गई है। लेकिन आज भी जो हमने देखा कि तमाम MNAs और MPAs मौजूद नहीं थे। पार्टी की जो मौजूद लीडरशिप है, उन्होंने MNAs और MPAs को कहा था कि आप लोग बड़ी तादाद में वहां पर आए, बल्कि टिकट होल्डर्स को भी कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि क्या सुहेल अफरीदी इमरान खान की रिहाई के लिए मौजूदा हुकूमत के ऊपर दबाव डालने में कामयाब हो गए, और दुनिया भर का मीडिया जो है इमरान खान से ज्यादती पर इस वक्त हुकूमत को लताड़ रहा है। हम अगर उसको माने या ना माने वो एक अलग बात है। KPK में इमरजेंसी लगाने के वफाकी हुकूमत के दावे कितने सच्चे हैं? क्या वफाक हुकूमत वफाकी हुकूमत KPK में सूबाई असम्बली की किसी भी मंजूरी या करारदाद के बगैर गवर्नर राज लगा सकती है? और अगर गवर्नर राज लगाया जाता है तो आलमी मंडी में खराब तरीन मीशत के साथ पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? क्योंकि आपको पता है इस वक्त GSP की भी प्रॉब्लम पड़ी है। 54,000 जो है अरब का करप्शन का स्कैंडल IMF ने निकाला है। इसके अलावा भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो इसको SIFC आज तक 1 रुपया नहीं ला सकी है। 3 साल में ये प्रॉब्लम्स जो हैं चल रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में LPG की कीमतों में कल रात को इजाफा कर दिया गया था। 11 किलो का जो सिलेंडर था घरेलू सार्फिन के लिए, डोमेस्टिक यूजर्स के लिए 87 रुपये महंगा कर दिया गया है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो कुछ चंद यौम कबल जो है बहरीन और कतर जब गए हैं, तो उसके बाद वो पाकिस्तान आने की बजाय अनशेड्यूल्ड अपना एक विजिट जो है और UK चले गए। वो क्यों बाहर चले गए थे और आर्मी चीफ के नोटिफिकेशन को जारी करने में हुकूमत की जानिब से देर क्यों की जा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर सैयद हसनात, इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। फराज फरूकी साहब हैं, इज अ जर्नलिस्ट। फराज भाई वेलकम टू द शो। और नदीम शेरवानी साहब हैं PTI से। शेरवानी साहब वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं। ये मुझे बताइएगा कि ये जो हमने कहा, आज हमारे नायब वजीर आजम कह रहे हैं जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी हैं कि गजा अमन फोर्स में हम शामिल, इसका मतलब शामिल होंगे लेकिन हमास को गैर मुसल्लह करने में मदद नहीं देंगे। कैसे पॉसिबल है कि जो गजा अमन फोर्स जो है जिसको जिसकी जिसके जिसकी अफवाज ममालिक की जो मुख्तलिफ शामिल करनी है वो मिस्र और इसराइल मिलकर डिसाइड करेंगे, तो उसमें हम कह रहे हैं कि जी हम गैर मुसल्लह नहीं करेंगे। लेकिन ये बात तो अब क्लियर हो गई कि ये को फलस्तीनियों की हेल्प के लिए फोर्स तो नहीं बन रही। आपका टिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाची साहब देखिए, एक इंटरनेशनल मुआहदा हुआ है अरब कंट्रीज के दौरान जिसमें पाकिस्तान और तुर्की भी शामिल था। उसके तहत एक अमन फोर्स तो वहाँ जानी है। तो मैं नहीं समझता, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन चूंकि नायब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, अंदिया दिया है, उन्होंने तो गुड जेस्चर में मेरे ख्याल में कहा है कि अगर हमें कहेंगे तो हम शामिल हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो जाएंगे नहीं, अगर जाएंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किलात होंगी, क्योंकि हमने इसराइल का साथ तो देना नहीं। और वहां जाकर अगर हमास को हम डिसआर्म करते हैं, जो कि उनका टास्क ही अमन फोर्स का यही है कि बिल्कुल ठीक। हमास को जो डिसआर्म करना। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी ऐसे आए हैं जिससे पता चल रहा है कि ये हमास के खिलाफ ही बन गया, ये जो गजा अमन फोर्स है। तो ये भी डॉक्टर साहब
पॉसिबल होगा कि हम उसमें शामिल भी हो जाएं और फिर हम ये कहें कि जी हम हमास के खिलाफ जो है नहीं लड़ेंगे। आपको याद होगा कि जनरल ज़ियाउल जब ब्रिगेडियर थे तो उर्दू में भी उन्होंने, जाहिर है कि वहां पे फलस्तीनियों का जो कत्लेआम हुआ आज भी ब्लैक फ्राइडे के नाम से वो मनाया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ऑप्ट आउट तो नहीं कर सकेंगे फिर अगर शामिल हो गए तो। नहीं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान, पहली बात तो मैंने पहले भी कहा है कि वो शामिल नहीं होंगे। शामिल नहीं अगर होंगे। हाँ, नहीं होंगे। अगर होगी, पाकिस्तान की फोर्सेस अगर वहां जाएंगी तो फिर वो कोई ना कोई अपना हम जरूर बनाएंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो इसराइल का साथ दें, कभी क्या भी हम इस नहीं हो पोजीशन में सकता। हैं कि शामिल होने के लिए कोई शरायत हम रखें और वो मान ली जाए? इस शरायत क्या, वो तो एक उन्होंने सेटअप बना दिया है ना ये, कि जी हमने जी। हमास को डिसआर्म करना और वहां पे उनकी जगह पे अमन फोर्स आएगी जो इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान एक अमन का किरदार अदा करेगी, ताकि दोबारा इनकी लड़ाई ना हो सके। कि अगर हमास असले के साथ वहां रहती है तो किसी वक्त दोबारा फिर लड़ाई इसराइल और डॉक्टर हमास के साहब आप दरमियान हो समझते हैं कि सकती है। ये जो गजा अमन फोर्स है ये फलस्तीनियों के लिए कोई मतलब बेनिफिशियल होगी? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि अगर ये अमन फोर्स आ जाती है तो यकीनन फलस्तीनियों के लिए एक अच्छी राहें खुलेंगी। उनके जो घर, उनकी हर चीज, कारोबार तबाह हो गए हैं, तो वो कम से कम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह चुका कि ये फलस्तीनियों को जो गजा की पट्टी है इसके बदले में मैं कोई और जगह चाहता हूँ कि ये चले जाए, इनको वहां पे आबाद कर दिया जाए। सर, उन्होंने तो पहले भी कई दफा कहा था कि इनको यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन वो गए तो नहीं, वो मरते रहे, गए नहीं, और ये निकाल नहीं सकते किसी को भी। नहीं, वो तो रेजिलियंट है ना जी, हाँ जी, फलस्तीनी वो रेजिलियंट कभी है। भी नहीं निकलेंगे वहां से, अपनी जो धरती माँ है उसको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। और मैं नहीं अरे डॉक्टर समझता साहब आगे चलने से पहले एक सवाल और आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जी। क्योंकि सुनने में यही आ रहा है, जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं वो यही कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने जो है गजा अमन फोर्स की फेवर में वोट नहीं दिया, हमने दे दिया। इस बात से सऊदी शहजादा जो है वो भी हमसे नाराज नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब तो जो सलामती कौंसिल का मेंबर ही नहीं है। है। वो पाकिस्तान वहां मेंबर है। जो मेंबर्स थे उनमें से, मतलब 15 मेंबर्स हैं, तो उनमें से 13 ने वोट दिया, 2 तो रूस और चाइना। पाकिस्तान कितनी देर के लिए मेंबर है जी? 2 साल के लिए। फराज साहब कैसे देखते हैं अब ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने जो बयान दिया है कि अब इनको समझ तो आ गई है कि ये हमास की जो अमन फोर्स बनाई गई है गजा की, ये बेसिकली तो हमास को अनाम करने के लिए की गई है। काशिफ साहब, इसमें एक तो पाकिस्तान 2 दिन पहले लेटर ऑफ इंटेंट भेज चुका यूएनओ को। हमने उनको अपनी मर्जी से आगाह कर दिया जी हम इसमें शामिल होने के लिए ऑफिशियली तैयार हैं। पहले एक स्टेटमेंट था, अब ऑफिशियल हमने उन्हें लेटर ऑफ इंटेंट भेज दिया। राइट। प्लस उसमें हमने ये लिखा है कि हमें पहले रूल्स ऑफ बिजनेस भिजवाए जाएं। नहीं तो रूल्स ऑफ बिजनेस के बगैर ही इन्होंने अपनी मैं अर्ज करता हूँ। सिर्फ अनाउंस ये हुआ था कि अमन फोर्स जो है गजा में रिहेबिलिएशन के कामों के लिए बुलाई जाएगी। राइट। वहां किसी ऑपरेशन के लिए, किसी लड़ाई के लिए, जंग के लिए अमन फोर्स को तैनात नहीं किया जा रहा। राइट। अलबत्ता अमन फोर्स की तैनाती के दौरान अगर कोई मुजरिमाना एक्टिविटी होती है वो चले, वो तो खैर जाहिर है उसमें उन्होंने एक्शन तो लेना है, लेकिन वो उसको आप किसी लड़ाई या जंग का नाम नहीं दे सकते। तो उसके रूल्स ऑफ बिजनेस में मेन जो चीज है कि पाकिस्तान का उसमें किरदार क्या होगा। राइट। क्या पाकिस्तान वहां सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देगा? क्या वहां जिन्हें वो इंट्रूडर्स कहते हैं इसराइल वाले, कि हमास या दीगर जो तंजीमें अपनी जो है ना आजादी की जंग लड़ रही हैं, उनकी नजर में वो विलन है, लेकिन मुस्लिम्स की नजर में तो वो हमारे हीरो हैं, फ्रीडम फाइटर्स है आजादी के लिए लड़ रहे हैं, दे आर फ्रीडम फाइटर्स। सो अमन फोर्स का काम इसराइल के साथ मिलके कुछ लड़ना या जंग करना नहीं, ना उनके खिलाफ ना उनके साथ मिलके किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ। अमन फोर्स ने वहां अमन के कयाम में अगर कुछ रुकावटें आती हैं, कहीं को दाएं बाएं से शरारतें होती हैं, तो वो उनको कंट्रोल करना सिर्फ उनका काम है। वहां खुराक का पहुंचाना, वहां रिहेबिलिएशन के वर्क्स, वहां दोबारा से तामीराती काम, उनकी रहाइश के मसाइल और दीगर जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए अमन फोर्स वहां पे बेसिकली सिक्योरिटी वॉच का एक किरदार अदा करेगी। ये बेसिकली पाकिस्तान का वहां किरदार है। पाकिस्तानी फौज अगर वहां जाती है तो वहां लड़ने के लिए नहीं जा रही। लेकिन जो उसकी इंटेंशंस हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, नेतन्याहू जो कह रहा है, वो तो यही कह रहे हैं कि जी हमने हमास को जो है वो निहत्ता करना है, उनको अनाम करना है। जी जी काशिफ साहब, उनका एक मोटिव ये है
क्योंकि उनका ये मौक़िफ़ है कि वहां पे जो लड़ाई झगड़ा फसाद हो रहा है वो मुसल्लह तंजीमों की वजह से हो रहा है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। ब्रक्स है। रोजाना आप देखते हैं कि इजरायली फोर्सेस आज 50 मार दिए, आज 100 शहीद कर दिया, आज 150 शहीद कर दिया, रोज खबरें आ रही हैं। बेसिकली अमन फोर्सेस के जाने से जो इसराइल के मुजालिम हैं ये रुक जाएंगे। लेकिन आप कैसे फराज साहब, मैं थोड़ा सा आपसे सॉरी जी मैं आपसे डिफर करूंगा आपकी ओपिनियन से, क्योंकि जिस फोर्स की जिस ममालिक की अफवाज शामिल करने में मिस्र और इसराइल जो है वो शामिल करेंगे, तो मिस्र और इसराइल 1975 के कैंप डेविड समझौते के बाद तो एक है, उनके इंटरेस्ट भी एक है। आपने देखा कि 2 साल में मिस्र ने तो अपना रास्ता जो है जो आप यहाँ से इमदाद दुनिया से जा रही थी उसके लिए भी बंद कर दिया था। जी काशिफ साहब आपने दुरुस्त फरमाया। एक्चुअली ये जो कैंप डेविड पैक्ट है ना, मुआहदा कैंप डेविड, इससे बहुत पीछे आप चले जाएं, तुरैत में बाबुल इस्तिस्ना में लिखा हुआ है, ज्यूज को, इजराइलियों को नसीहत की गई है तुरैत में कि कभी तुम मिस्रियों से मत लड़ना कि तुम यहाँ 450 साल गुलाम रहे हो। अच्छा, उन्होंने सोचा कि हम इनसे लड़ तो सकते नहीं, मिस्र में उन्होंने अपना इतना इन्फ्लुएंस बना लिया हुआ है। एक तो वहां ज्यूज की बहुत बड़ी तादाद जो मुस्लिम्स हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद वहां ज्यूज का बहुत ज्यादा बिजनेस है, मिस्र में उनका इन्फ्लुएंस है। पूरी दुनिया में ये इम्कान समझा जा रहा है कि इसराइल और मिस्र के दरमियान कभी आमने सामने जंग नहीं हो सकती। उनकी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से है, क्योंकि इसराइल के लिए ये मजहबी नजरिया है जो उनके बाबुल इस्तिस्ना ओल्ड टेस्टामेंट में तुरैत में बयान किया गया है। मिस्री जो है वैसे ही मुफाहमत परस्त हैं, वो मतलब किसी बिला वजह की उसमें नहीं लड़ना चाहते। अलबत्ता उनके दिल भी फलस्तीनियों की आज़ादी के लिए धड़कते हैं, मुस्लिम्स के लिए दर्द है उनके अंदर, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह इंडो पाक में मुसलमानों के दिल में उनसे हमदर्दी है, लड़ने का जज्बा है। ये एक फर्क जरूर है इसमें। राइट। लेकिन अनवर सदात को तो जाहिर है मुसलमानों जो मुस्लिम ममालिक है उनकी बेवफाई का सामना था ना, इस वजह से भी कैंप डेविड समझौता करना पड़ा। जी जी, ये आप फरमा रहे हैं। वो उस इरा में आप देखें तो वो हिस्ट्री के मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, और उससे थोड़ा पीछे जाएं तो सल्तनत उस्मानिया का खात्मा, और फिर आगे से वो तसलसल में वो चलने वाली चीज़ें जिनके नतीजा में फिर 49 में पाकिस्तान बनने के फौरी बाद थोड़े टाइम के बाद इसराइल ने जो है ना वो एक आज़ाद स्टेट का ऐलान कर दिया। ये सारी चीज़ें कड़ियों से कड़ियाँ की आ रही हैं। शेरवानी साहब कैसे देखते हैं इसको? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कह रहे हैं जी गजा अमन फोर्स पे जाहिर है कि अब दो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि नहीं शामिल होंगे, लेकिन जो हमें फराज ने बात बताई है वो तो कह रहे हैं कि जी हमने अपनी जो है भेज दी है शामिल होने के लिए, जो हमारी ख्वाहिश है, जो जरूरी उनके लिए इंटीमेशन थी वो हमने भेज दी है। जो टर्म्स एंड कंडीशंस है अब मांगी हैं उनसे, उनके जो भी हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? अब पॉसिबल होगा कि अगर हम उसमें शामिल हो जाएं तो ये जाहिर है कि ये फोर्स जो बनाने वाले हैं और जो इसको चलाने वाले हैं वो एंटी मुस्लिम कह लीजिए, एंटी पाकिस्तान ना कहिए उन्हें, एंटी मुस्लिम ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब, सबसे पहले तो ये बात है कि जो ISF जो इंटरनेशनल फोर्सेस जो भेजी जा रही है उसमें उनका जो है वो मकसद क्या है भेजने का? उनका मकसद जो है वो एक अमन। वहां पे तो अमन अभी तक कायम नहीं हुआ। आप पीछे चले जाएं तो यही 1 महीने में तकरीबन 600 के करीब जो है वो वायलेशन हो चुकी है, और वहां पे आप एवरेज देख लें तो मेरा ख्याल है 1 दर्जन के करीब जो है वो हर रोज की जो वायलेशन है, और उसमें दर्जनों के लिहाज से लोग जो अभी भी अब हम ये भूल जाते हैं ना कि पावर्ड बाय USA है ना जी वो। तो अब बात कर रहे थे मेरे पैनलिस्ट के जी वहां पे जो है वो उन्हें जो है डी वेपनाइज किया जाएगा, और इनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है जो शरीफ फैमिली के जो मुंशी हैं वो फरमा रहे थे जी कि ऐसा कुछ नहीं होगा और हम जो है बाकी चीजें देखेंगे। तो आप यहीं से देख ले कि वहां पे जो है एक तरफ ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न बैंक जो है जो मगरबी किनारा है जो गजा का, वहां पे हम जो है उनको ऑक्युपाइड रखेंगे इजराइलियों को, और साथ ही जो है अभी की जो वहां से खबरें आ रही हैं कि जो वहां की जो गवर्नमेंट है वो उनको जो है ना वेपन और लाइसेंस जारी कर रही है इजराइलियों को। तो कैसे जो है आप कर सकते हैं? एक तरफ आप वेपन दे रहे हैं और वो भी लाइसेंस के साथ, और साथ ही आप कहें कि हमास जो है
और आपने ठीक बात की कि 1970 में जो है जब ये थे अपना ज़ियाउल हक साहब, तो तब बहुत कत्लेआम हुआ था मिस्र में जो है ना इनका ये 66 70 की बात है ये वाली ये सही। हाँ, और आज भी वो उर्दन में ब्लैक फ्राइडे मनाया जाता है। जी ऐसे ही है। और जैसे कह रहे हैं जी अपना फराज साहब के वो यूएन में भेजी है 1-2 दिन पहले, मैं ये समझ नहीं, वो तो कह रहे हैं कि रूल्स ऑफ बिजनेस मांगे हैं उन्होंने उनसे। देखिए काशिफ साहब वहां पे जो है कोई TOR नहीं है, कोई जो है लेकिन mandate हमने तो, नहीं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने तो कह दिया ना जी कि हम हमास को नाम नहीं करेंगे। मुबैना तौर पे जो मकाले लिखे जा रहे हैं और मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल जरीदे और कुछ हमारे जो साफी हैं वो भी इस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि जो रवा जो मुलाकात हुई है वहां पे हमारे जो आर्मी चीफ है वो वहां पे मिस्र में वो गए हैं, और वहां पे तो वो जो है ना काफी मामला तय हो गए हैं उनके, और कुछ जो है मुसाद और जो CIA उनके लोगों से भी उनकी मुलाकातें हुई। ये मुबैना तौर पर है। तो बात ये है कि एक तरफ हम जो है वो इसराइल को हम तस्लीम नहीं करते, और किस कैपेसिटी में हम वहां पे जा रहे हैं। जब तक काशिफ साहब 2 रियासतें जो फलस्तीनी रियासत है जब तक उसके क्याम नहीं होता, अब कैसे जा सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा कि टर्की, मतलब ज़ाहिर मैंने देखा है वहाँ पे इसराइली बहुत हैं, उन्होंने बहुत देर पहले उसे तस्लीम कर लिया था, अभी चंद साल कबल UAE ने भी कर लिया। हमें क्या प्रॉब्लम है वैसे? देखें बात ये है कि कायदे-आज़म ने कहा था। कायदे-आज़म को जिसने ये पाकिस्तान बनाया और कोशिश की, और जो है ना हमें एक अलहदा से जो 2 नेशन बाकी कायदे-आज़म की सारी बातें मान नहीं, बात ये है कि किस लिए बनाया था ये। अगर हमने जूस के नीचे जाना था तो फिर क्या करने की जरूरत थी, फिर तो ठीक था वो 2 नेशन जो थ्योरी। शेरवानी साहब, हम बड़े बदकिस्मत लोग हैं एज ए नेशन कि जिसको हम फाउंडर कहते हैं, बानी कहते हैं, उसके ऊपर रिसर्च नहीं हो सकता। अच्छा ये आपको पता है? अच्छा कायदे-आज़म के ऊपर रिसर्च नहीं होता। ऐसी ठीक है ना जी? अभी ये मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर एम्बार्गो किसने लगाया। मेरा शायद फराज फरूकी साहब रोशनी डाल सके। देखिए मेरा तो यहाँ पे अभी भी मेरा कैंट में भी एक ऑफिस है, तो मुझे भी अभी पता चला है कि ये जो है ना, नहीं, हमने तो 14 अगस्त को भी प्रोग्राम ये कायदे-आज़म का घर है ये वाला जहाँ पे कब्जा किया हुआ है। तो जो बात कर रहे थे अपना जो हमारे साथ, नहीं, हमें घर तो कराची में भी है। इन्होंने कहा कि वहाँ फलस्तीनियों को खुशहाली मिलेगी और उनके कारोबार जो है वो फले फूलेंगे। जो अभी इन्होंने बात की है डॉक्टर सैयद असरार साहब ने, वहां मुझे ये लग रहा है कि जो फलस्तीनी है उनपे तो बेचारा उनका तो रहा कुछ नहीं है, कारोबार उन्होंने कहाँ पे करने हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको वहां का देखिए कैसे तबाह हो गया। और इनके मुझे लग रहा है कि अगर इस तरह का कोई मायदा होता है या उन्होंने साइन कर दिए हुए हैं, जो इब्राहिम अकॉर्ड है, जो इब्राहिमी मायदा है, उस पर अगर उन्होंने साइन किया, वैसे अब्राहम अकॉर्ड को तो मतलब बड़ा फ्रेंडली इन्होंने डिनाई नहीं किया अभी तक। नहीं सर, वो डिनाई करके आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा जाल भी बिछाया, मोहम्मद बिन सलमान ने उसको डिनाई किया। नहीं, मैं अपने जो हुक्मरान जो फॉर्म 47 के तहत हम पे मुसल्लत किए गए हैं, जब तक ये अवामी हुकूमत नहीं आती ये कैसे कर सकते हैं, और उन्होंने करना ही करना। अब्राहम अकॉर्ड का तो हम नाम भी नहीं लेते हैं, हम कब कहते हैं कि हमने मान देखिए उन्होंने डिनाई कब किया है, हमारे रूलर नहीं मानते। मैं कह रहा हूँ कि डिनाई किया ही नहीं अभी तक इन्होंने। तो आप करवाए ना जी, आप ऑपोजिशन में। बात ये है कि ये सारा कुछ इन्होंने कर चुके हैं, और जब तक जो 2 रियासती उसका हल जो है कायदे-आज़म ने जो फरमाया था उसके मुताबिक नहीं होता, ये कौम कैसे इसको मानेगी। और जो ये कह रहे हैं कि जी मुझे ये लग रहा है कि फलस्तीनियों को खुशहाली आनी है या नहीं आनी, ये जो हमारे करप्ट हुक्मरान है जो हम पे मुसल्लत किए गए हैं, मुझे लग रहा है कि इनके कारोबार जरूर जो है ना वो बाहर पहले भी लतीनी अमेरिका से लेके UK तक और यूरोप तक फैले हुए हैं, वो जरूर जो है ना उसका। खैर शेरवानी साहब, ये तो मुझे बहुत सारी चीजों का पता है, यूरोप जाते रहते हैं, पता है कि अभी भी उस जिस मुल्क का नाम ले रहे हैं इसराइल का, उसके साथ हमारे बहुत सारे जो मतलब आप उन्हें एलीट क्लास ही कह लीजिए चाहे हुक्मरान कह लीजिए, उनके बिजनेस इनडायरेक्ट हो रहे हैं, बल्कि सो मच सो के इंडिया के साथ भी हो रहे हैं। फरूकी साहब को भी पता है, देखें बात, और चाहे वाया दुबई हो रहा है, कहीं से हो रहा है, वो ऐसे ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान का असल में मसला क्या है? यहाँ का मसला ये है कि देखें यहाँ पे जिस असेंबली में अपोजिशन लीडर ना हो, जिसमें जो है ऊपर अदारों के सरबराहों का तयन ना किया जा रहा हो, तो वहां पे सिस्टम कैसे चलना है? वहां पे तो बाहर के लोग जो है, बाहर की जो ताकतें, हल क्या नजर आता है आपको? इसका हल जो है वो मुस्लिम उम्मत तो इकट्ठी नहीं है। देखिए 70s की तरह देखिए वो तो सारा उनका तो फोटो सेशन की आता है कि वो होता है OIC का जो इजलास है, उसके अलावा ये बात कर रहे हैं जी कि उनका कोई इसमें स्टेक नहीं है सऊदी अरब का। वो अभी जाके जो है वो $1200 अरब कितने का तो अभी मायदा करके आए, और वहां पे करके आए, और हमें क्या दिया है इन्होंने जो हमारे साथ किया है? उन्होंने 12 अरब का वादा किया है सऊदी अरब। उन्होंने उनको किसी बात से इनकार भी किया ना, इतनी करीब भी है ना। देखिए अभी उन्होंने उनसे जो है त्यारे जो खरीदे हैं, हमें क्या उन्होंने दिया, जो हमारे साथ कह रहे हैं जी हमारा दफाई मायदा हो गया है सऊदी अरब के साथ, $12 अरब का उन्होंने वादा किया हमारे साथ, तो उनके स्टेक्स क्यों नहीं है उसमें?
तो जो आपका कंपैरिजन कर रहे हैं उनको, जो उम्मत मुस्लिम राइट, आगे चलते हैं। नाम नहासी है, उनका कोई कुछ रोल नहीं है। आपका मतलब है कि अगर हम अमन फोर्स में, गजा अमन फोर्स में चले गए तो हम हमास के खिलाफ हम भी ये बी टीम, करना पड़ेगा। ए प्लस टीम होगी वहां पे जो है। डॉक्टर साहब, जी जनाब। मियां शहबाज शरीफ साहब, अभी आपको जो मतलब एक र्यूमर्स थी और जो मीडिया में चल रहा था कि बिल्कुल वो 3-4 दिन के लिए यूके चले गए और अभी तक जो है आर्मी चीफ के नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं हुआ, उसको डिले हो रहा है। आपका टेक इसके ऊपर? इस टॉपिक पे तो डरते डरते ही बात करते हैं हम। पहली बात तो थोड़ी मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो अमन फोर्स होती है ना, जो उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है कि अगर किसी मुल्क के अंदर कोई दो ग्रुप्स फाइट कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो उनके दरमियान खड़े होना है कि वो दोनों आपस में लड़ ना सके। राइट। आप अफ्रीका में चला जाए, यूएन फोर्सेस जाती थी, यूएनओ की फोर्सेस, लेकिन मैं बता दूं, वही कह रहा हूं, यूएनओ मेरा टेक ले लीजिए, इसमें आपकी बात कीजिएगा। लेकिन ये जब करारदाद मंजूर हुई तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि ये यूनाइटेड नेशन की चार्टर जो है करारदाद नहीं है, ये अमेरिकन ने पेश की। मेरी अर्ज तो सुन लेना। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जब अफ्रीकन कंट्रीज में लड़ाई झगड़े होते थे या वहाँ लोग ग्रुप्स लड़ते थे आपस में, तो वहाँ यूएन फोर्सेस, हमारी पुलिस भी जाती थी, हमारी पुलिस भी, हमारी फौज भी जाती, यूएनओ का एक हिस्सा होते थे, अमन मिशन जो जाते थे, अमन मिशन होते थे, तो वो उनको फाइटिंग से रोकते थे। यही यहाँ पे मकसद है जो हमने 8 मुल्कों ने वायदा किया अमेरिका के साथ। इसराइल तो उसमें शामिल नहीं है उस वायदे में, नहीं, लेकिन 13 ममालिक ने वोट दिया ना जिसको। नहीं, वो तो यूएनओ की बात हो रही ना। अच्छा। पहला जो वायदा हुआ है जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ था, उसमें हमारे मुल्कों ने यही कहा था कि हम एक फौज भेजेंगे, इन दो ग्रुपों हमास और इसराइल को लड़ने से रोकेगी। वो तो न्यूट्रल होती है ना जी, फिर अगर आप जो बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है अगर कोई इनके दरमियान न्यूट्रल फोर्स आ जाती है और इनको लड़ने से रोक देते हैं, तो फलस्तीनियों का फायदा होगा। अच्छा, आप समझते हैं कि अगर इस सारे भाई कह रहे हैं, पीटीआई के मेरे भाई कह रहे हैं कि वहां तो तबाही होगी फलां, मैं कहता हूँ होगी है तबाही। हम कौन इससे इनकार कर सकता है कि उनके साथ जो जुल्म हुआ है, मेरे ख्याल चंगेज खान और लाकू खान के बाद सबसे बड़ा जुल्म यहाँ हुआ है गजा में। लेकिन अब अरब कंट्रीज अगर उनके लिए लड़ नहीं सकते तो पैसा जरूर देगी। मैं यकीन रखता हूं। आप समझते हैं कि ये 2-2.5 साल से जो जुल्म तशद्दुद हुआ फलस्तीनियों में, इसमें अक़वाम मुत्तहिदा की बहुत बड़ी गफलत थी? अक़वाम मुत्तहिदा वो घर की बांदी बन चुकी है अमेरिका की। अक़वाम मुत्तहिदा जो है ना, उसकी कोई गफलत नहीं थी। कई बार अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल ने जी उन्होंने करारदादें पास की, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं, अमेरिका उस पर वेटो कर देता है। जब उनके पास वेटो पावर है तो आप क्या कर लेंगे? तो सलामती कौंसिल एक ऐसा इदारा है जिसने फोर्सफुली किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना है। यूएनओ नहीं कर सकती, सिर्फ सलामती कौंसिल एक इदारा है यूएनओ का। नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सर वो बात सही है, लेकिन ये एक इदारा ऐसा बनाया गया था कि ये फोर्सफुली किसी कंट्री में अपने जो तो फिर ये जो 50-55 साल पहले भुट्टो ने कहा था कि ये इसमें में बैठने का फायदा क्या, वो ठीक है था? सर वो तो उनकी अपनी सोच थी। मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर भुट्टो साहब उस वक्त जो पोलैंड की करारदाद मान लेते तो हो सकता है मशरक़ी पाकिस्तान में लड़ाई रुक जाती। अगर एक दफा रुक जाती तो शायद हम वो हालात संभाल लेते, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा जी नहीं, बस वो बात वही है, उधर तो इधर हमारी इधर इक़्तिदार मिल रहा था ना पूरे मुल्क, तो बस वो इसीलिए उन्होंने फाड़ी ना करारदाद। अगर ना फाड़ते तो जंग रुक जाती। जंग रुकने के बाद फिर क्या होता? फिर सारी दुनिया ये कहती कि जनाब जिसके पास मेजोरिटी है उसको दे दो हुकूमत। चलिए, हम उसमें असल क्वेश्चन तो अंदर ही था जी। असल क्वेश्चन क्या था आपका? मुझे सॉरी, मेरा यह था कि मियां साहब जो है, हाँ मियां साहब अनाउंस्ड जो है लंदन जाके बैठ के खामोश हो गए। मैं बताता हूँ ना, वो चूंकि कैंसर सर्वाइवर है, सबको पता है, और हर 2-3 महीने बाद उन्होंने जाके अपना चेकअप कराना। अगर चेकअप नहीं कराते तो हो सकता है कि जो कैंसर लेवल है वो बढ़ जाए और उन्हें उस वक्त पता चले जिस वक्त वो वापस ही नहीं आ सकते। उन्होंने तो चेकअप कराना होता है, उसके लिए वो गए हैं, कोई बिजनेस टूर नहीं था। मैंने आपसे, यू आर द फर्स्ट पर्सन जो कह रहे हैं, अदरवाइज तो इज परफेक्टली ऑल राइट एज फार एज आई नो। सर वो कैंसर उनका खत्म हो गया? नहीं सर, अभी भी है, वो उसका बकायदा चेकअप होता है। हर 3 महीने के अंदर उन्होंने चेकअप कराना होता है और हर 3 महीने आप देखते हैं कि वो जाते हैं वहां पर। अच्छा, इसमें फिर ये जो नोटिफिकेशन है इसके जारी करने में तो उनका जाने का कोई ताल्लुक नहीं था, ये तो सेक्रेटरी ने करना ना जी, वो तो वर्बल ऑर्डर्स पे भी कर सकते थे। सर आप मैं बताता हूँ,
जी मसला ये है कि ये जो नोटिफिकेशन है बिल्कुल नए एक पोस्ट के लिए है। 27वीं तरमीम में जो जो है 27वीं तरमीम में जो उन्होंने चीफ ऑफ फोर्सेस बनाया है, उसके लिए एक बकायदा प्रॉपर एक ओहदा क्रिएट किया गया, नया ओहदा क्रिएट किया गया। वो छोटा ओहदा नहीं है, कोई तहसीलदार मजिस्ट्रेट का ओहदा नहीं है, वो फोर्सेस चीफ का ओहदा है। तो फोर्सेस चीफ के ओहदे के लिए बकायदा पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा और वो बना के उसका नोटिफिकेशन होगा। इतनी ये देर नहीं है में कि बनाया आप नहीं जी अमेंडमेंट के जाएं बाद। और एक सेकंड में आप उसका नोटिफिकेशन कर दें। रुकी साहब आपका टेक इसके ऊपर। जी, एक्चुअली कोई भी कानून साजी जो असेंबली में होती है, जिसे हम रेटिफिकेशन बोलते हैं, इट्स अ मैटर ऑफ रेटिफिकेशन। इसके लिए नोटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। मैं एक कानून के तालिब इल्म के हैसियत से आपको बता रहा हूँ कि ये इसकी रेटिफिकेशन हो चुकी है। और आप वो अगर 27 तरमीम सबने पढ़ी है, तफसील से पढ़ी है, उससे पहले आप अगर देखें सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल 5 साल के लिए उनका तकर्रर हो गया। नहीं, उनका जो नोटिफिकेशन है वो 3 साल के लिए एज आर्मी चीफ हुआ। जी, मैं अर्ज करता लेकिन 26वीं तरमीम में वो 5 साल हो गए। इनफैक्ट मैं यही बताना चाह रहा 5 साल तो हो चुका है ऑलरेडी, पहले ही हो चुका। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि इट्स अ मैटर ऑफ नोटिफिकेशन और रेटिफिकेशन। असेंबली जिस बिल को मंजूर करती है उसे हम लॉ में, कानून की जुबान में रेटिफिकेशन बोलते हैं कि असेंबली ने इसकी रेटिफिकेशन कर दी। जिस चीज की असेंबली रेटिफिकेशन कर देती है वो कानून का हिस्सा बन जाता है। उसे तो अदालतें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक तस्लीम करती हैं और अपने फैसले उसके मुताबिक मॉडिफाइड करती हैं। सो उसके लिए नोटिफिकेशन एक रस्मी कार्रवाई तो हो सकती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जनाब वो मतलब उनके बड़े बॉस तो आ गए हैं, अब छोटे बॉस कब आएंगे, जब आएंगे देखा जाएगा। सो रेटिफिकेशन हो गई, बड़ा काम हो गया, नोटिफिकेशन छोटी चीज है। सो इसलिए इस पे जो एक हाइप क्रिएट की गई, जाहिर है हमें मीडिया पे गुफ्तगू के लिए भी कुछ टॉपिक्स चाहिए होते हैं, कुछ सोशल मीडिया एक्टिव है, कुछ अपोजिशन जमातें भी कोई ना कोई मतलब शोशा छोड़ती रहती हैं, तो फिर वो चीज़ें हमारे बहस में, हमारे टॉपिक में, प्रोग्राम्स में आ जाते हैं। अदरवाइज जिस चीज़ की रेटिफिकेशन असेंबली कर दे उसके लिए नोटिफिकेशन होना या ना होना, इवन नहीं भी नोटिफिकेशन होता, तो ये रेटिफिकेशन नोटिफिकेशन से बड़ी चीज़ है। जी शेरवानी साहब, टेक्निकल बात उन्होंने की रेटिफिकेशन में। काशिफ साहब मैं एग्री नहीं है बतौर कानून का। जी जी, आप मैं इस पे थोड़ा सा जो है ना क्लियर कर। बात ये है कि फिर ये कह रहे हैं फराज साहब कि उनका जो टर्न्योर है 5 इयर्स का बतौर CDF जो है वो 2027 में खत्म हो जाएगा अगर नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो जब इन्होंने वो ओहदा खत्म कर दिया है और वो जो नीचे थे अपना ज्वाइंट चीफ जो थे वो भी मेरा ख्याल है वो पहुंच गए अपने मंजिल मकसूद पे पहुंच गए। नहीं, वो यहीं पे है, उनका एक क्लैरिफिकेशन भी आया यहीं कि पे वो कोई ऐसी अच्छा चले भी जाएंगे तो आज नहीं जाएंगे, नहीं, आप लोग किसको का जाना जब ठहर गया है, जब आज कोई गया, रिटायर कल बंदा गया। कहीं भी चला जाए आपको वो क्या? जो CDF का जो नया जो ओहदा निकाला है जिसमें मेरी नाकस राय के मुताबिक कि बाकी जो फोर्सेस थी वो रेंजर की तरह उनके स्पुर्द कर दी गई हैं, तो उसके लिए जो है वो नोटिफिकेशन की जरूरत है। और इसमें जो है ये आजम नजीर तारड़ साहब जिन्होंने इस आइन का खुलिया बिगाड़ के रख दिया है और कोर्ट्स को जो है वो बिल्कुल पहले डिसफंक्शनल किया था, अब उनको दफन कर दिया। उन्होंने कह दिया कि जो हम कोई मसला नहीं है, हम जो है कुछ आईनी मामला तो उनको देख रहे हैं। और उनके और भी वो बैरिस्टर दानियाल साहब की भी स्टेटमेंट आई है कि उसमें उनको देख के तो हम जो नहीं, ऐसी अमेंडमेंट माजी में भी आते नहीं। लेकिन जो आपका क्वेश्चन था जो मेरे शरफ साहब की तरह मीम को देख ले, काशिफ साहब आपको जब रिजीम खत्म होता है खत्म हो जाता है। अच्छा अब बात ये है कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि इन्होंने बड़े नारे लगाए जी कि हमने बड़ा बहुत जो है ना बड़ा काम कर दिया कि हमने उनको जो एक्सटेंशन क्या देनी थी हमने 5 साल के लिए फिर ले आए हैं। लेकिन जो आपका क्वेश्चन था जिसपे पैनलिस्ट ने मेरा ख्याल है कि अपना जो जवाब था स्पेशली जो मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर साहब बैठे उसमें यह था कि डिले क्यों हुई है। डिले इसलिए हुई है उसमें क्योंकि ये अपना सौदेबाजी करते हैं और ये बार्गेनिंग करते हैं। जो बड़े मियाँ साहब है जो पार्ट टाइम के इनकलाबी हैं, कभी कभी वो इनकलाबी हो जाते हैं, फिर जो है वो क्या मेरी बात पार्ट टाइम के इनकलाबी है। बाजी क्या कह रही है उनकी साहबजादी देखें चीफ मिनिस्टर बात ये है कि उनको उनका भी उनके समझी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनका भाई प्राइम मिनिस्टर है। हो सकता वो समझ रहे हो अब किसको अब मुझे बताएं, वो समझ रहे हो कि मुझे एक और बात भी बता दूं, हुसैन नवाज को सेनेटर बना रहे हैं इरफान सिद्दीकी की खाली सीट पर।
मैं ये यही मैं तो आपको कह बता रहा हूँ कि देता जो तो असल बाकी कौन रह गया फिर? असल क्वेश्चन यही हमजा है कि हमजा वैसे ही साइडलाइन हुआ है, हमजा वो तो आने बेचारे आना की चाह रहा। हमजा की तो चलो बेचारे की जो है ना, मैं समझता हूँ कि वो जो बिजनेसकार है उसको देख चलो, रहा है, और वो जो कोई तो अच्छा हुआ। जिस काम पे लगा हुआ है वो ठीक है, क्योंकि वो अपना माल बना रहा है, उसने एक टाइम लिया होता था, वो माल बना रहा होता है। जो बात आप कह रहे हैं इनकी, इन्होंने बार्गेनिंग की है और उसमें जो है वो उसको भी लॉन्च कर देंगे। जो है अपना जो ब्रिटिश नेशनल है उसको भी ले आएंगे, हसन क्या नाम है उसका जो है ना, जो गुगलू मुगलू से है अपना, इनके बेटे सहनवाज या सनवाज। तो मैं ये कहता हूँ कि ये बार्गेनिंग करते हैं, और ये उनका भी दिल करता है कि मैं अपना कोई ताहियात जो है मैं भी इम्यूनिटी ले लूं, जैसे जरदारी साहब ने ली है। मैं भी सदर मिल गई सदर का होता उन्होंने अभी एंजॉय नहीं किया, अपोजिशन लीडर का भी मेरा ख्याल उन्होंने एंजॉय नहीं किया, तो वो तो काफी उनके पास चीजें हैं। अच्छा चलिए आगे मैं चलते समझता हैं। कि सारी बार्गेनिंग और मुकमका हो रहा है, और इसी में जो है ना सारा ये टाइम। आपका कहने का मतलब है कि 1-2-4 दिन में आ जाएगा, आप जो देखे नोटिफिकेशन कहाँ जा रहे हैं इन्होंने। देखे बात ये है कि एक बंदा जो है वो फॉर्म 47 के तहत बैठा हुआ है, पहले मानसरा से जैसे वो रिवर्स की हुए, और आगे जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद वाली सीट से भी अगर वो रिवर्स हो जाते हैं, तो ऊपर से जो है वो सामने बिठा के वो जो डॉक्टर साहब, एक एक गधों की question, रेस थी, उसमें जो है ना जो लोग आगे बिठाए हुए थे उन्होंने, देखिए वो गधों की रेस थी, घोड़े तो थे ही नहीं उसमें। ये जो जिमनी इलेक्शन हुआ है अभी, जिसका बाइक आप ना बाइकआउट करते हैं। देखे अच्छा, तो हम इनको जस्टिफाई कर दें कि ये जो लोग हमारे निकाले जा रहे हैं, जिनको सजाएं दी जा रही हैं, इनको जस्टिफाई करते फिर हैं। आप जब बाइकआउट करेंगे, और वो जो इनका पैक्ट हुआ, जो पीपल्स पार्टी वाले भी मेरे प्रोग्राम में कहते हैं कि हमारे साथ काशिफ साहब ये सिर्फ धोखा किया, हमें कहा कि विड्रॉ कर लें, पीटीआई लड़ेगी, पीटीआई ने बाइकआउट कर दिया। ये आखिरी सांसें ले रहा है इनका जो इक़्तिदार है, ये तूल दे रहे हैं बस, और कोई मकसद नहीं है। और वो जो गधे उन्होंने आगे भगाए हैं उसमें, उनको वो बैठ के जो है ना वो पार्ट टाइम चलते हैं, आगे चलते हैं। आशिफ साहब उनको जो है डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 15-20 दिन से इसके ऊपर मैं हर प्रोग्राम में बात करता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के प्रियम्बल में लिखा है कि कानून और सुन्नत से मुतसादम कोई शिक जो है प्रिवेल नहीं कर सकती और कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं बन सकती है। अब जो इस्तिस्ना है, चाहे वो आर्मी चीफ को मिले या प्रेसिडेंट को मिले, आप क्या समझते हैं कि ये इस्लाम से मुतसादम शिक नहीं है जी? सर ये इसके बारे में मैंने मतलब अपनी इससे पार्टी राय से अलहदा मैं अपनी राय में मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि मैं इसके हक में नहीं हूँ कि किसी को भी इस्तिस्ना दिया जाए। अगर कोई जुर्म करता है तो उसकी सजा भी ले, लेकिन अगर असम्बली ने कानून बनाया है तो असम्बली तो पूरे मुल्क का एक माइंड है ना। यानी लेकिन डॉक्टर साहब कोई भी मेजॉरिटी ने अगर आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन कोई भी पार्लियामेंट जो है मादर पिदर आजाद तो नहीं होती, उसके ऊपर ज़ाहिर बाइंडिंग्स हैं। वो तो है, लेकिन देखना यूके का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन शेप में, इसीलिए रवायात पे है। आइन को चेंज करने के लिए इसीलिए 2/3 मेजोरिटी जरूरी है। तो जब 2/3 मेजोरिटी एक आइन पास करती है तो वो मेरे ख्याल में पूरे मुल्क का एक माइंड है जिसने चेंज किया। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि बाकी एक छोटा सा पार्लियामेंट के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। मैंडेट से थोड़ा सा मैं और जी प्लीज नोटिफिकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। छोटा सा मुख्तसर बता दीजिए। वो ये है कि नोटिफिकेशन ना प्राइम मिनिस्टर करता है ना डिफेंस मिनिस्टर करता है। नोटिफिकेशन जब भी करना था सेक्रेटरी डिफेंस ने करना। सेक्रेटरी डिफेंस ने, और सेक्रेटरी डिफेंस जो होता है ना, उसको वो जहां से ना बड़े घर से जो ऑर्डर आते हैं वही कॉन्स्टिट्यूशनली ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर है। नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए होती। अगर आइन बन जाता है ना, कोई लॉ बन जाता है। डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं जो अमली तौर पे होता है, जब लॉ बन जाता है, हम कह रहे हैं कि किताबी तौर पे तो अमली तौर पे डिफेंस तो प्राइम मिनिस्टर के करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर चाहे भी ना, अमली तौर पे यही होता है कि बड़े घर से जो हुक्म आता है सेक्रेटरी डिफेंस वही करता है। अफसोसनाक है ना जी, वो जो भी है इस मुल्क जी। फिलहाल भाई आपने कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया काशिफ साहब, देखें अगर बेसिक ऑफ इस्लाम लें आप तो यकीनन सदर का इस्तिस्ना या किसी भी बड़े ओहदेदार का इस्तिस्ना नहीं बनता। इस्लाम में तो फिर खुलफाए राशिदीन की मिसाल है कि खलीफा वक़्त ने मेरे रसूल से उतर कर बताया कि जनाब ये एक चादर मेरी है, दूसरी ये मेरा बेटा बताएगा कि इसने मुझे दी। तो ये तो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन अगर हम फैक्ट देखें, ग्राउंड रियलिटी देखें, तो कुरान में ये भी है कि ए मुसलमानों तुम 2-2, 3-3, 4-4 शादियां करो। हमारे यहाँ कानून है दूसरी शादी नहीं कर सकते। कुरान में तो ये भी है अगर तुम सूद नहीं छोड़ सकते तो अल्लाह से जंग के लिए तैयार हो जाओ। हमारा सारा सिस्टम सूद पे चल रहा है। लेकिन फराज भाई ये जो आर्टिकल है, आप ठीक कह रहे हैं, वो भी हैं आर्टिकल, लेकिन ये जो आर्टिकल है मेरे ख्याल में ये जो आपके जजा और सजा का एक तस्वर है, जो कि मतलब जाहिर है कि एक बड़ा बुनियादी तस्वर है, उससे भी मुतसादम है।
जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हमारे कानून में इतने सुराख हैं जो नॉन कंपेटिबल ऑफेंसेस हैं, हदूद केसेस, जैसे ज्यादती है, जैसे कि मतलब कत्ले अमद है, या इस तरह के जितने भी हमारे दीन इस्लाम में और हमारे कानून में नॉन कंपेटिबल हैं, उन पे सुलह नहीं हो सकती, उन पे मसलत मसालत नहीं हो सकती। हमारी अदालतें, हमारा सिस्टम उन मुजरमों को भी सिर्फ इस बात पे, इस बिना पे रिहा कर दिया जाता है, वो जी मुद्दई अब मजीद कार्रवाई नहीं करना चाहता। हालांकि हमारा कानून कहता है कि अगर compromise ज्यादती हो जाता केस है ना में, ये। सर हमारा कानून तो ये कहता है कि अगर ज्यादती केस में मुद्दई नहीं, तो रियासत मुद्दई बनेगी। यस, रियासत उसको फॉलो करेगी और उसको सजा दी जाएगी। लेकिन हम कंपेटिबल, नॉन कंपेटिबल्स को हमने कंपेटिबल्स बना दिया हुआ है। इनफैक्ट ये कानून में हमारे कोई कमी नहीं है, हमारे सिस्टम में कमी है। हमारा ये सिस्टम आलूदा, फरसूदा, ये जहर आलूद हो चुका है। जंग इस आलूद सिस्टम को बदलने की जरूरत है। हमारे पास सिस्टम चलाने के लिए तमाम एलिमेंट्स हैं। आप समझते हैं कि मौजूदा जो ये इस वक्त सारी लॉट है सियासतदानों की या ब्यूरोक्रेसी की, ये सिस्टम को कभी चेंज होने देंगे? देखें, ये चेंज करना चाहे भी तो इसको टाइम लगेगा। एक्चुअली हर बंदा अपनी सहूलत देखता है, अपनी प्रायोरिटीज देखता है। अब असेंबलियों में बैठे लोगों का काम सड़कें बनाना नहीं था, नहीं, वो ये लोकल बॉडीज का काम बस यहीं से ये सारे मसाइल शुरू हो गए। यही से मिसाइल शुरू हो गए। शेरवानी साहब, मुझे ये बताइएगा, आप लोगों ने बहुत शोर मचाया था, इंटरनेशनल मीडिया भी शोर मचा रहा था, देयर इज नो डाउट कि इमरान खान साहब के साथ जो उनको मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी या उनको मतलब ज्यादती कहते की जा रही थी, उस पर वर्ल्ड मीडिया भी शोर मचा रहा था और स्पेशली इंडियन मीडिया भी उसमें शामिल था। खैर, मैं उसको बुरा नहीं समझता, जहाँ तक पाकिस्तान की सलामती तक ना हो। इंटरनेट मीडिया तो करता है, हम भी जो होती है बात करते हैं। लेकिन आज आपके लीडर की मुलाकात इमरान खान की उनके एक बहन उस्मा खान से करवा दी गई, और लेकिन आज जो दफा 144 के बावजूद तहरीक इंसाफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडयाला के बाद एक साइजेबल जो अमाउंट है आपके लोगों की उसमें थी, और जो नजर भी आया, खैर मतलब वो जाहिर है कि एम्बार्गोज हैं कुछ, लेकिन उसमें तमाम एमएनए और एमपीएस शामिल नहीं थे जैसे उनको बुलाया गया था। आपका टेक इस पर? काशिफ साहब, जैसे आपने ये क्वेश्चन किया कि मुलाकात का, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फंडामेंटल राइट है नहीं। अब कहाँ पे है जो है ना, मुझे 27वीं तरमीम के बाद जो है ये पैरेलल निजाम आ गया पाकिस्तान में। नहीं, वो तो भुट्टो ने भी 7 तरमीम कर दी थी। कोर्ट्स जो है इनको अब लॉक कर देना चाहिए। जो फरीदी साहब हैं, जैसे वो पोस्ट मास्टरों की तरह बैठे होते हैं, चीफ जस्टिस साहब जो है, मुझे तो खुद जो है ना बतौर वकील खुद मुझे जो है ना, तो फिर आप उनको अददी ताकत से रोकने की कोशिश करते हैं ना जी। देखे बात अददी ताकत क्या, यहाँ पे सारा कुछ जो है इन्होंने मैंडेट चोरी करके पहले जो है ना वो बोंगे तरीके से इन्होंने वो मैंडेट को चोरी किया। वो भी चले को रिगिंग करनी थी तो कुछ कर लेते, मतलब आप उन्हें कह रहे हैं कि अब तरीके से करते चले कुछ ना कुछ तो पर्दादारी रह जाती है। बिठा के बात ये है कि पर्दादारी तो अपने तरीके से, और जो बात एक कौन सा प्रिजनर है तरीके से नहीं जो करना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसके मुताबिक भी जो है। अच्छा, दोनों का तरीका मुख्तलिफ है। प्रिजनर जो है उसको मिलना, मुझे बताएं कि जो है ना किसका राइट, ये कोई एहसान किया इन्होंने आपा उज़मा को मिला के? मैं समझता हूँ कि वकला को मिलना, उनकी फैमिली को मिलना, एक कैदी, सियासी कैदी, इनोसेंट कैदी का हक है। और जो बात आप कह रहे हैं कि जी वहां पे लोग जो है ना वो तो निकल रहे हैं, और जो है ये अपना जो तारड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी कि शर्म आनी चाहिए जी, कि वो जो है ना जब देखे हमारा मीडिया उनकी जो मामला तो नहीं दिखाएगा, जिस तरह हमें कुचला जा रहा है, जिस तरह हमें रोंदा जा रहा है। आप बल्कि शर्मिला फरूकी भी कह रही थी आज किसी चैनल पे बैठी कि जी वहां पे मुलाकात की इजाजत है, उनको सियासत करने की इजाजत नहीं। सियासत, अच्छा, जब नवाशी साहब उधर अपना वो जो हॉस्पिटल का कमरा था वहां पे 100 बंदे को मिलते थे, और जब यूके में वो चले गए जाके वो आपके लीडर में तो पंखे प्लेट जब उनके गिर गए थे, अपना जाली रिपोर्टें बनाना इनके लिए कौन सा मुश्किल है। और जो बात है वो इनके मिनिस्टर अता तारड़ की, वो जो शर्म दिला रहे थे। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब अपना वो इत्तेफाक फाउंड्री से वो जो इंडियन पकड़े गए थे, उस पर शर्म किसको आनी चाहिए, मुझे ये बताएं। और जब नवाशी पार्ट टाइम के इनकलाबी जो है नवाशी साहब, जब वो जर्नैलों के खिलाफ बोल रहे थे, इंडियन वो जो था चावला साफी, उसके साथ जब इंटरव्यू दे रहे थे, उस पर शर्म किसको आनी चाहिए। और जो मुझे ये बताया, कैसी बातें छेड़ के बैठ, बात ये है कि चावला को इंटरव्यू नहीं दिया पार्ट टाइम के इनकलाबी नवाशी साहब ने, अभी भी आप नेट पे निकाल के देख ले, निकल आएगा। तो उस वक्त जो थे, और उसके बाद जो है आगे इन्होंने समझते हैं कि अगर ज्यादती हो रही है
तो क्या वो मियां शहबाज शरीफ सब कर रहे हैं, कौन कर रहा है? देखे, जब जिंदाल और मोदी बगैर वीजे के इनके घर आए, उस पर शर्म किसको आनी चाहिए? मुझे बताए, उसमें भी शर्म आनी चाहिए। जब बरखा दत्त जो साफी है उसको इन्होंने स्पेशली बुलाया, उसपे भी जो है ना आपका साहब, उसपे भी आपको शर्म आनी कहते हैं, लेकिन चाहिए। और मुझे एक मतलब है, एक इनोसेंट कादी आपका सोशल मीडिया पर वीक पड़ गया। नहीं, वीक पढ़ना क्या है कि नौरीन आपा का एक बेटा को आपने मिलिट्री ट्रायल करके मतलब रियाज का जहाज लेके वहां इंडिया गए। देखे, मैंने इंटरप्ट नहीं किया डॉक्टर साहब, इस तरह तो फिर बात नहीं होगी ना, मेरी बात तो कंप्लीट। नौरीन आपा का जो आप कह रहे हैं, उनके एक बेटे को नहाक जो है ना वो कैद सुना दी है सामने हमारा वकील भाई। अगर आपकी जाहिर है कि उनकी बहन की भी अगर मुलाकात करवा दी है तो जो मैसेज आप चाहते थे वो तो आ गया। देखिए, मैसेज हमारा ये है कि आप जो है ना, एक सबसे बड़ी बात आपको कंसर्न था उनकी जान के बारे में, उनकी सेहत के बारे में। देखिए, आप 25 करोड़ के एक लीडर को जो 90% जिसकी पॉपुलैरिटी है उसको आइसोलेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप पूरी कौम को आइसोलेट कर रहे हैं। आप जो है ज़हनी तौर पे टारगेट कर रहे हैं मोटे मुसलमान के लीडर को। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि उन्हें जो है मिलने दिया, एहसान किया इन्होंने मिलने पे। आप समझते हैं सोहेल अफरीदी हुकूमत पे दबाव डालने में कामयाब हो गए? देखिए, सोहेल अफरीदी जो है वो खान का जो है प्रॉपर नजरियाती वर्कर है और वो खान के मैंडेट पे आया। मैं इसको मुख्तसर कर देता हूँ। ये जो फैसल वाडा जैसे कच्चे पापड़ जो है, जिनको अभी तक ओहदा नहीं मिला, बहुत आपके साथ भी था। देखिए, वो कच्चा पापड़ जो है वो रोज आके बोलता है उसका ओहदा फिर कोई नहीं मिलता। कराची में चाइनीज वो स्टेट पे हमला हुआ था, वो किडनैप के निकल गया। पहले फैसल वाडा कच्चा पापड़ पहले धमकियां दे रहा था कि जी अपना हम जो है वहां पे गवर्नर राज लगा देंगे, लगा के देखें उधर गवर्नर राज। वहां पे जो है ना ये बलोचिस्तान से ज्यादा काशिफ साहब हालात खराब हो जाएंगे। सारी एजेंसी जो जितना फाटा है वो सोहेल अफरीदी के साथ खड़ा है। और जो वाला जब बना ये डेवलपमेंट जो है आप समझते हैं, क्योंकि हमने पास्ट में देखा कि मैं इस बात का गवाह हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब जब और मियां जो थोड़ी देर के लिए जो मरियम थी, इनका जेल में स्टेटस और था, इंटायरली डिफरेंट था। जो अब ये पोर्ट्रे किया जा रहा है ये और है। आप क्या समझते हैं कि इस तरीके से हम एक जमहूरियत का तो खैर हम नाम ले नहीं सकते इस वक्त, क्योंकि इनके फेडरल मिनिस्टर कहते हैं हाइब्रिड निज़ाम है इस वक्त, तो ये कैसे देख रहे हैं? आज जो मुलाकात हुई है और इसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया, हम इंडियन मीडिया को माइनस भी कर दें तो वर्ल्ड के जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं और बड़ी कॉन्स्टेंटली बात कर रहे हैं। क्या कैसे देखते हैं आप इसको? काशिफ साहब, जब मरियम साहिबा जेल में थी, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, पूरी फैमिली के लोग, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, हाशमी साहब, तमाम लोग जब जेलों में थे तो भी यही कुछ था। राना सनाउल्लाह जेल में था तो इससे भी ज्यादा सख्तियां थी। अभी जो कुछ हो रहा है, देखिए वो कैद में है, जेल में है, आप कोई मतलब पिकनिक मनाने नहीं गए, तो जेल का जो मैनुअल है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक तो ये आप इनको कह रहे हैं कि हुकाम को कह रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं फैक्ट्स पे। उस वक्त भी सेम सिचुएशन थी, पोर्ट्रे नहीं किया गया इस तरह से। पीटीआई का सोशल मीडिया बहरहाल तेज है हमें। लेकिन फराज फरूकी साहब, मैंने वो देखा है लाहौर में, मैं नाम नहीं लूंगा, जो बड़े जेलर साहब हैं, ही वाज काइंड एनफ, उन्होंने मुझे वो रेक्सी भी दिखाई थी जहां पे मरियम साहबा थी। वो एक इंटायरली डिफरेंट सिनेरियो था जी। आपको भी पता है, आप जरा थोड़ा सा कसरे नफ्सी से काम ले रहे हैं। एक्चुअली मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान के साथ कोई ज्यादती हो रही है, जाहिर है आपके ओपोनेंट जो है वो आपसे ये कर रहे हैं, तो उसका हल मतलब मेरे ख्याल में, लेकिन पाकिस्तान की जागनसाई जरूर हो रही है। देखें, ये उस वक्त भी हो रही थी जब कोई बाबा रहमता बैठा हुआ था। हाँ। ये उस वक्त भी बहुत ज्यादा हुई है जागनसाई। सो ये जब भी इक्तदार में सियासतदान आते हैं तो वो ये भूल जाते हैं हम कभी अपोजिशन में जाएंगे। ये गलती दोहराई जा रही है। अगर उस वक्त पीटीआई ने, इमरान खान गवर्नमेंट ने किया तो गलत था। अगर अब ऐसा कुछ करेगा, कोई भी करेगा तो वो भी गलत करेगा। हम इसके हक में ना उस वक्त समझते कि सोहेल अफरीदी का जो स्टांस है वो गवर्नमेंट के लिए जरा वो दर्द सर बने हुए हैं जिस वक्त। नहीं देखें, सोहेल अफरीदी का जो पोर्ट्रे किया जा रहा है, जो फेस पेश किया जा रहा है, वो कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एस्टेब्लिशमेंट को कोई बहुत ज्यादा टफ टाइम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी तो ये वज़रा क्यों बार बार एक बात करते हैं जी हम गवर्नर राज लगा देंगे? क्या सूबाई असेंबली की करारदाद के बगैर और एक ऐसी जमात जिसके वजीर आला को 91 वोट्स मिले हैं, बड़ी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से तो सीएम बना है, तो ये वज़रा जो हैं इनके क्यों तारड़ और ये वो लोग
इस किस्म के बयान देते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जब इमरजेंसी लगाई जाएगी ना मुल्क में, ना ये देखा जाएगा कि 90% मेंबराने केपी असेंबली उनके साथ थे, ना ये देखा जाएगा कि अवाम का स्टांस क्या था। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुल्क की सालमियत और मुल्क की अकाई की जरूरियात को देखा जाएगा। अगर ऐसा जरूरी हुआ तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, वो देता है। लेकिन आपको याद होगा कि 1977 में सबसे पहले इंदिरा गांधी ने भी जो है वो वहां पे इमरजेंसी लगाई थी। उसके बाद 77 के इलेक्शन में गांधी फैमिली की चश्मो चिराग बड़ी लायक औरत, उसका हाल क्या हुआ था उसके बाद? देखें, हमारे मुल्क में इमरजेंसी सदर इसहाक खान ने भी लगाई थी, हमारे मुल्क में भी ये तजर्बा हुआ, लेकिन खुदा न खास्ता यहाँ कोई बड़ा डिजास्टर नहीं हुआ। इस वक्त पोजीशन ये नहीं है कि केपी में कोई बदअमनी का मामला है, इस वक्त केपी में बैरूनी मुदाखलत का इशू है। हमें इस चीज को समझना चाहिए। वो तो बलूचिस्तान में भी फिर फराज भाई जी बिल्कुल उससे ज्यादा उधर है। जी मैं अर्ज करता हूँ, बलूचिस्तान में सरफराज बुख्ती जिस तरह गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट से ज्यादा वो सीरियस और संजीदा हैं कि बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का, मुल्क दुश्मनों का खात्मा हो, और ये हमारे वतन की जरूरत है, किसी सियासी जमात की जरूरत नहीं है। आपका टेक है जी डॉक्टर साहब? जी जनाब, ये जो हो रहा है, मतलब जाहिर है कि जो अभी फराज साहब ने कहा कि ये पहले भी होता रहा। जाहिर है मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हमने स्टूडेंट लाइफ में भी देखा, उनके साथ भी ये हुआ। वो मुलाकात करने जाती थी बाहर, जेल के बाहर बच्चों को लेके ईंटों पे बैठी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं पॉलिटिशियंस जो है वो अपने मतलब जाहिर है उसके लिए भी करते हैं, कॉस्मेटिक्स भी होता है, लेकिन ये सब कुछ होता है। ये कब ख़त्म होगा? आप नहीं समझते कि जेल मैनुअल्स जो हैं उसके मुताबिक मिलने देना चाहिए, उनके वकला को मिलने देना चाहिए? और अभी तो ये पोजीशन है कि उनके जो केसेस हैं डेट रखी जाती हैं और विदाउट एनी रीजन उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो पहली बात तो ये है कि आज हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक, आखिर कब तक ये सब आज चलेगा? उनकी एक बहन को भी मिलने दिया गया और उनके वकला को भी मिलने दिया गया। नहीं, शायद वकला आज नहीं मिले। नहीं मिले हैं आज, अच्छा, आप चेक कर लें। नहीं वकला मिले हैं आज, वकला भी मिले आज। वकला नहीं मिले सर आप चेक कर लें, आज वकला मिले हैं। मैंने बहुत से चैनल्स पे मैंने देखा है कि उन्होंने कहा जी वकला भी आज मिले। तो वकला तो मेरे जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिले। आप जरा इनको नहीं, मेरी इंफॉर्मेशन में सिर्फ अजमा, सिर्फ अजमा जो है ना वो मिली लेकिन बहुत से चैनल्स जुमेरात का उन्होंने कहा कि जी वकला मिलेंगे। है। जी बिल्कुल, आज का उन्होंने कहा है बहुत से चैनल्स पे कि अच्छा जी। वकला मिले। दूसरा चैनल नंबर ये है मेहरबान है ना कि जी। हाँ जी, क्या कह सकते हैं? दूसरी बात ये है कि उनको एक सेल नहीं है, उनको जो 6 सेल का पूरा एक सेटअप दिया गया है। सर टाइम खत्म हो गया, मुझे ये बताइए ये सिलसिला कब तक चलेगा? पॉलिटिकल, इसको आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कह लीजिए, राष्ट्रीय जबर कह लीजिए। देखिए, मैं सिर्फ पीटीआई की बात नहीं कर रहा, तमाम जमातों की बात कर मैं रहा हूं। समझता हूँ कि जैसे मेरे भाई कभी किसी को मुंशी कहते हैं, कभी किसी को, अगर ये अपनी लैंग्वेज ठीक कर लेना तो बहुत से मसाइल हल हो सकते। अगर आप लोगों को गालियां देते रहेंगे आप तो ख्याल करें फिर अपना, आपके इनके मसाइल हल नहीं होने, चाहे करें। जितनी मर्जी फोर्स सर साफियों की जुबान और होती है, पॉलिटिकल आप 90% का जोम है ना सर। मैं एक बार आज लग सकता है, छोटी सी बात। ऑनलाइन आंसर दे दीजिए सर मैं छोटी सी बात। देखिए ये ख्वाहिश कि पूरी कब आप खत्म हो गई? देखिए एक सेकंड बस, देखिए 90% का इनको जो जोम है ना उसी में ये मारे जा रहे हैं, और 90% नहीं, का वो तो जोम मैंने इनका बात की, हरिपुर उनको में मिला। निकला कि जहां केपी के चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी ने जलसा किया और उसके बाद बाबर नवाज आप अकेले बादशाह ने बनने किया। आप जीत सकते हैं इलेक्शन नून लीग सर जलसे की आप जाके पूरी लग सकता है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अपनी ख्वाहिश पूरी सीएम कर रहे साहब, हैं। राजौरी टाइम खत्म हो गया, नहीं लगा क्वेश्चन रह सकते। जाएगा। मैं कह रहा हूँ नहीं लगा सकते। और एक और आपको खबर दे दूं, जी का जाना ठहर गया है, वो कठपुतली हुकूमत से जाए या ऊपर ऑनलाइन अदालत से आंसर जाए। ये मैं आपको आप खबर इतना दे रहा हूं। इजी है इस वक्त लगाना जी, मुल्कियत को देखें, और मैशत को देख के? बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मुल्क की सालमियत के लिए इसकी जरूरत हुई तो मेरा ख्याल हुकूमत इससे वो भी लग गुरेज नहीं करेगी। लग सकता है। राइट, थैंक यू वेरी मच जी। आप तीनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आप देख रहे थे आखिर कब तक। हमने कोशिश की कि हमास को नाम करने के लिए जो फोर्स बाज़ाहिर बनाई गई है, और क्रेडिट हम जरूर लेंगे कि जिस दिन इसका अनाउंस हुआ था हमने इधर प्रोग्राम में उसी दिन ये तस्वीर दे दिया था, और हमारे सारे मेहमान जो वो उनकी ओपिनियन सेम थी कि ये जो फोर्स बनाई गई है बेसिकली ये इसराइल को सपोर्ट करेगी, हमास को जो है गैर मुसल्लह या फिर उसके खिलाफ करेगी। ये सारी बातें बाद में आई हैं कि ये इसलिए आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद होगा। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल शब 10 बजे तक अल्लाह हाफ़िज़।